शब्दों की दुनिया बहुत ही खूबसूरत होती है और इस दुनिया को संवारने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। शब्दों की ऐसे ही जादूगर आज हमारे साथ मौजूद है विनीता सिंह चौहान जी, जिन्होंने शब्दों को कविताओं में ढाला, गीतों में ढाला, कहानियों में ढाला और उनकी कहानियाँ हमारे जीवन को प्रेरणा से भरपूर करने वाली हैं। कई कविताएं उन्होंने बेटियों पे लिखी हैं, समाज पे लिखी है, हर दौर पे लिखी है। उनकी ऐसी ही कहानी और कहानियों से भरे उनके इस जीवन यात्रा को आज हम समझेंगे और सुनेंगे उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलू। स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल हकीकत के पन्नों से पर। जी धन्यवाद प्रीति जी। सबसे पहले तो मैं आपको इस बात का धन्यवाद देती हूँ, आपके चैनल से मुझे जुड़ने का एक अवसर प्रदान किया है आपने। और हकीकत के पन्नों में आज एक पन्ना विनीता सिंह चौहान के नाम पर जुड़ने जा रहा है। तो सबसे पहले मैं हकीकत के पन्नों के ऊपर मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी हैं, वहाँ से मैं शुरुआत करना चाहूँगी। तो सर्वप्रथम माँ शारदे का आशीर्वाद लेकर के मैं प्रारंभ करती हूँ। हकीकत के पन्नों से रूबरू कराती हुई, हकीकत के पन्नों से रूबरू कराती हुई ज़िंदगी एक किताब है। ज़िंदगी एक किताब है जिसमें कुछ दबे छिपे राज हैं, तो दर्द को सुरों में सहेजे हुए कितने ही गहरे सुर साज हैं। कुछ खट्टी मीठी यादों को समेटे बीते हुए कल और आज हैं। ज़िंदगी की इस किताब में हकीकत के पन्नों के साथ कहीं दबे हुए मोर पंख याद दिलाते हैं खोई हुई बचपन की नादानियाँ, तो कहीं पन्नों से झांकती हुई वर्षों पुरानी दबी विद्या की पत्तियाँ जो याद दिला जाती हैं दहलीज को पार करती उम्र की अटखेलियाँ। कई सालों से दबा हुआ सूखा गुलाब, तुम्हारे वह पहले पहले प्यार की निशानियाँ, समय के साथ पीले जर्जर हुए खत कहीं पुरानी डायरी में आज फिर मिले हैं, जो मौन के साथ कह रहे हैं तुम्हारी रुसवाइयाँ, वह प्यार की झप्पियाँ और उठने मनाने की रुसवाइयाँ, वह किस्से और कहानियाँ, जाने कहाँ खो गए वो दिन। हकीकत के पन्नों से झांकते अब तो बस हर तरफ मैं हूँ और मेरी तन्हाइयाँ। बहुत ही खूबसूरत विनीता जी, बहुत ही खूबसूरत कविता है ये और वाकई दिल छू लेने वाली है। जी धन्यवाद। और अब मैं जानना चाहती हूँ आपसे कहानियों का, कविताओं का, गीतों का जो दौर आपके जीवन में शुरू हुआ है, ये कहाँ से शुरू हुआ है? वैसे तो मैं प्रीति जी आपको ये बताना चाहूँगी और मैं सभी को ये बताना चाहूँगी कि मुझे बचपन से ही लिखने का शौक़ था। मुझे बचपन की एक घटना याद आती है, एक वाक़या याद आता है। बहुत छोटे थे, क्लास 5 में मैं पढ़ती थी। मेरी एक और फ्रेंड थी, तो उसे भी थोड़ा लिखने का शौक़ था, हमें भी लिखने का शौक़ था। तो हम लोग मैं शुरू से शहर में पली बढ़ी हूँ। और शहर से दूर साइकिल से एक तालाब के किनारे बैठकर, एक नीम के नीचे बैठ कर के, वहाँ बैठ कर के हम लोग लिखते थे और अनुभूति करते थे कि हम बहुत बड़े लेखक बन गए हैं। अरे और उस समय उम्र थी मात्र 10 वर्ष। अच्छा। लेकिन वो कुछ नहीं, मात्र एक तुकबंदियाँ थीं। लेकिन वो तुकबंदियाँ समय के साथ साथ परिपक्व होते होते कब न जाने कब वो कहानी, कविता, गज़ल, गीत इन सब का रूप ले ली। बहुत ही बढ़िया। कहानियाँ, मैंने जो कविताएं आपकी पढ़ी हैं वो बेटियों पे हैं जी। तो कहाँ से आपको लगा कि बेटियों का जो समाज में स्तर है उसको उठाने के लिए, माता पिता को जागरूक करने के लिए आपको इस तरह से कविताएं लिख कर लोगों तक पहुंचानी चाहिए? कहाँ से ये इंस्पिरेशन, ये प्रेरणा आपको मिली? जी, वैसे ज़्यादातर लोग मेरे से यही प्रश्न करते हैं क्योंकि मेरे स्वयं 2 बेटे हैं। अच्छा। और मैंने जो किताबें लिखी हैं, मेरी एक किताब है मेरी बिटिया जी। और मैंने 2 किताबें लिखी हैं, मेरी बिटिया और आज फिर उठी कलम। जी। ये जो 2 किताबें हैं, तो मेरी बिटिया, इसमें करीब 45 कविताएं सिर्फ बेटियों के ऊपर हैं। अच्छा। और इसकी मुझे प्रेरणा यहाँ से मिली कि मैं भी किसी की बेटी हूँ। जी। सर्वप्रथम तो मैं यही कहूँगी कि मैं भी किसी की बेटी हूँ और मैं जिस घर की बेटी हूँ मैं वहाँ की इकलौती बेटी हूँ। अरे विनीता जी, लड़कियों के लिए कोई भी सफ़र हो आसान नहीं होता है। जी। आपने शुरुआत की लेकिन काफ़ी लंबा एक अरसा जो बीच का बीत गया, जी। वहाँ से शुरू
नहीं होते हुए, बीच बीच में रुकते हुए सफ़र आपका आगे बढ़ा है। जी। तो हम आपकी उस यात्रा को जानना चाहेंगे, क्योंकि बेटी बहू बनने का जो दौर होता है उस बीच में अपने आप को सरवाइव कराना, एक लेखिका को जिंदा रखना बिल्कुल। बहुत मुश्किल रहा होगा आपके जी, लिए। जी। तो वो कैसा दौर था और क्या आपके मन में चल रहा था? जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। मैं यही कहना चाहूँगी, मैं शुरू से साइंस की स्टूडेंट रही हूँ जी। और मैंने जब एमएससी किया तो मेरा पहला फोकस था पढ़ाई पर। जी। मुझे मालूम था कि जिस दिन मैं इस फील्ड में आऊँगी, लिखना मैं शुरू करूँगी, उस दिन मैं थमूँगी नहीं। तो इसलिए मैंने पहले अपनी पढ़ाई को तवज्जो दी। पढ़ाई करते करते कुछ साल जॉब भी किया, फिर शादी हो गई और शादी के बाद में जिम्मेदारियों का दौर चालू हुआ। जी। हालांकि शादी के जस्ट बाद कुछ साल अकेले रहने का मौका मिला इंदौर में, तो उस अकेलेपन में भी मैं कविताएं लिखा करती थी। तो उस समय भी ज़्यादा तो नहीं, 20-25 कविताएं मैंने लिखी उस दौर में, 1-2 सालों के अंदर। लेकिन फिर बच्चों के आने के बाद में जो मेरा लेखन कार्य था वो पूरी तरीके से रुक गया। अच्छा। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने करीब 6 साल तक कलम को हाथ नहीं लगाया। अच्छा। मैंने अपनी डायरी कहाँ रख दी मुझे इसका याद नहीं था। लेकिन फिर अचानक मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कहीं मैं खो गई हूँ। वापस से मैंने अपने आप को ढूंढा जी। और वापस से ढूंढने के बाद में फिर मैंने लिखने का फिर से प्रारंभ किया, लिखने का दौर प्रारंभ किया और फिर धीरे धीरे करके 2013 में यहाँ पर छोटे छोटे मंचों से मैंने जुड़ना प्रारंभ किया। अच्छा। लेकिन 2015 में मुझे एक अवसर प्राप्त हुआ प्रीतम लाल दुआ सभागृह में। एक मेरा स्टेज प्रोग्राम हुआ और जो कि काफ़ी सफल रहा और उसके बाद मैंने पीछे पलट कर नहीं देखा। अच्छा। और 2015 से आज तक वो यात्रा मेरी अनवरत है। कहानियाँ और गीत चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अपने आप को भी और लोगों को भी प्रोत्साहन से भर देती है। ऐसी कई कविताएं लिखी होंगी आपने, कई गीत भी लिखे होंगे जी। तो वो गीत जो हमेशा आपको याद रहते हैं और प्रोत्साहित करते हैं जी, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। कुछ लाइनें अगर आप जी दोहरा पाएँ। जी बिल्कुल। मैं अपने ऊपर ही मैंने एक कविता लिखी थी। मेरे जीवन में ही एक ऐसा दौर आया था कि जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई थी जी। और यहीं से मैंने मेरी जो कविताएं लिखने का जो शौक़ था उसको मैंने धीरे धीरे करके पैशन में बदल दिया। अच्छा। और वो मेरी जो पहली कविता मैंने जो लिखी काफ़ी लंबे अरसे के बाद में, वो इंदौर की सिग्नेचर पोइट्री बनी मेरी। अच्छा। और उसका शीर्षक था कि रुक गया है मेरा वर्तमान। अच्छा। उसकी तारीख समय आज भी याद है कि 19 मई 2013 को मैंने अपने मम्मी के यहाँ भिलाई में लिखा था। अच्छा। और उसकी कुछ लाइनें ऐसी थीं, जिंदगी की चंद सीढ़ियाँ चढ़ते ही रुक गया है मेरा वर्तमान। जिंदगी की चंद सीढ़ियाँ चढ़ते ही रुक गया है मेरा वर्तमान। सीढ़ियों से नीचे उतरूं तो है अतीत की गहरी खाई, सीढ़ियों से ऊपर जाऊं तो है भविष्य की कठिन चढ़ाई। किधर होगा मेरा अगला पायदान, किधर होगा मेरा अगला पायदान। जिंदगी की चंद सीढ़ियाँ चढ़ते ही रुक गया है मेरा वर्तमान। बहुत ही खूबसूरत लाइन। और इस तरह से ये 6 बंधों में बंधी हुई कविता है मेरी, जिसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। आपने कहा आपकी बेटियां नहीं हैं, आपके 2 बेटे हैं। जी। और आपने बुक लिखी है, किताब लिखी है, कविता संग्रह है आपका मेरी बिटिया। जी। ये जो बिटिया है मेरी बिटिया, जी। ये खुद आपसे भी जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल। तो इस कविता संग्रह में कुछ खास लाइनें आपके जीवन से भी जुड़ी होंगी और जी। समाज से भी जुड़ी होंगी, जो आपने देखी होंगी, आंखों देखी भी कुछ होगा। तो वो कुछ 4 लाइनें। बिल्कुल, इसमें हैं कुछ रचनाएं मेरी ऐसी भी हैं जी। और जिसकी अनुभूति मैंने शादी के बाद में, जो खास करके मैं ही नहीं शायद सभी बेटियां अनुभव करती हैं। और वो जब मायके जाती हैं जी। तो शादी के पहले का जो मायका होता है वो अनुभूति शादी के बाद में उस मायके में नहीं होती। तो उसी को लेकर के ही मैंने एक कविता लिखी थी इसमें, मायका। अच्छा। और ये जो मायका जो मेरी रचना है, मैंने कुछ मेरे अंतःकरण से ही निकले हुए शब्द थे। अच्छा। कि लड़कियां मायके क्यों जाती हैं। आपके बच्चे हो गए, आपका एक परिवार हो गया, आप एक जिम्मेदारियों में बंध गए, लेकिन लड़कियां हमेशा जाती रहती हैं मायके। लेकिन क्यों जाती हैं? तो उसके ऊपर मैंने लिखा था कि लड़कियां मायके आती हैं कुछ लेने नहीं,
बल्कि देने खुशियाँ। अपने नन्हों को लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने, अपना अस्तित्व टटोलने। लड़कियां मायके आती हैं विमुख होकर नहीं, सांसारिक कर्तव्यों से बल्कि जिम्मेदारियों की खातिर कुछ तरोताज़ा होने। आती हैं नई ऊर्जा लेने और अपना अस्तित्व टटोलने। आती हैं अपना अस्तित्व टटोलने, पर बहुत कम होते हैं जो महसूस कर पाते हैं बेटी की हरदम भीगी हुई आँखों की कोर। बहुत बहुत सुंदर। भीगी हुई कोर, कहीं तन्हाई में रोते हुए फिर भी अपनी मूक उपस्थिति दर्ज कराकर, और फिर लौट जाती हैं बेटियां अपना बचपन टटोल कर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विनीता जी, ये जो दौर रहा है आपके लिए पिछले 5 साल का, जी अपने आप को एक राइटर्स में जुड़ना, नाम अपना भी शामिल करना जी। उस मंच पर, कितना मुश्किल आपने इसको पाया? क्योंकि खुद को साबित करना कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जैसा आपने कहा कि बीच में 6 साल आप कलम को हाथ नहीं लगा पाई, फिर उसके जी। बाद आपने शुरू किया लिखना। जी तो एक जो लेखक होते हैं जी। उनके लिए कंटिन्यूटी भी बहुत ज़रूरी होती है। फिर शुरू किया तो कितना मुश्किल रहा आपके लिए दोबारा से लिखना और अपनी जगह बनाना खासकर? जी जी जी। और इसीलिए शायद मैंने अपनी जो मेरी पुस्तक है उसका मैंने टाइटल दिया है कि आज फिर उठी कलम। जी, ये मेरी पुस्तक का टाइटल है, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद मेरी कलम उठी थी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताना चाहूँगी कि 2012-13 का दौर मेरे लिए बड़ा मुश्किल भरा था। जी, उस समय कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ मेरे बिल्कुल विपरीत हो गई थीं और अपनों से धोखा मिला मुझे। जी, और अपनों से धोखा मिलने के बाद में मैं हो सकता था कि पूरी तरह से डिप्रेशन में जा सकते थे। हालांकि मुझे काफ़ी स्ट्रेस रहा और उस स्ट्रेस में मुझे कई बीमारियों ने घेरा, जैसे पीसीओडी, बीपी और वर्टाइगो, और इस तरह की कई बीमारियां, मुझे 3-4 बीमारियां हो गईं। लेकिन फिर एक दिन काफ़ी से जूझने के बाद में एक साल के अंदर अंदर मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, नहीं नहीं उठो, ये सब छोड़ो, और तुम इस काम के लिए नहीं बने हो कि घर में बैठ जाओ इन बीमारियों को लेकर, और वापस से लिखना शुरू करो, एंड यू कैन डू। ओके। बस वो यू कैन डू वाला जब मेरे अंदर से निकला तो मैंने लिखना प्रारंभ किया। और जिस समय मैंने लिखना प्रारंभ किया था उस समय मेरे पास मुश्किल से 40 से 50 कविताएं थीं। अच्छा। और आज के समय में करीब 800 रचनाएं हैं मेरे अरे पास। 800 कविताएं हैं और करीब 70 से 80 कहानियां हैं। विनीता जी, जो बताया आपने संग्रह के अंदर की एक आवाज़ आपने सुनी, जी उसके बाद ये जो सफ़र शुरू हुआ, फिर एक ब्रेक लगने को आया जी। जब लॉकडाउन लगा, जी कोविड-19 के चलते, महामारी के चलते देश बंद हुआ लगभग। जी। फिर क्या आपके दिमाग में आया, फिर किस तरह आप कनेक्टिविटी से जुड़े? अब जैसे ऑनलाइन साहित्यिक प्रोग्राम चल रहे हैं, तो कैसे इस इनिशिएटिव में हिस्सा लेने के लिए आपके मन में आया कि हाँ, इसको अभी हमें कंटिन्यू तो रखना ही रखना है अब? जी। कैसा दौर था वो आप लोगों के लिए, और किस तरह आपने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को अवेयर करने की कोशिश की? जी, लॉकडाउन, ठीक है, लॉकडाउन लगा। वैसे तो मैं मानूंगी कि इंडिया में औरतें ज़्यादातर लॉकडाउन में ही रहती हैं, लेकिन लॉकडाउन में भी मैंने भरपूर एंजॉय किया और मेरी कलम नहीं रुकी, और मैंने इतना लिखा, बहुत सारे प्रोग्राम मैंने अटेंड करे। और उस बीच में मुझे दूरदर्शन में भी पढ़ने का मौका मिला। मैंने ऑनलाइन ही दूरदर्शन में वो जो कार्यक्रम था वो प्रसारित भी हुआ। अप्रैल 2020 में दूरदर्शन मध्य प्रदेश के द्वारा प्रसारित हुआ। अच्छा। तो और ऑनलाइन कार्यक्रम मेरे हफ्ते में 3 या 4 बार होते थे। अच्छा। और इस तरह से बिल्कुल मैं रुकी नहीं हूँ, बल्कि लॉकडाउन में मैंने हर एक घटना को कविताओं में ढाला। बहुत बढ़िया। जैसे यहाँ पर जनता कर्फ्यू लगा, उसको भी मैंने कविताओं में ढाला। अच्छा। और लॉकडाउन में क्या क्या परिस्थितियाँ बनी उसको मैंने कविताओं में ढाला, और शहर किस तरह से हो गया, मैंने सारी चीज़ों को कविताओं में ढाला। आप बहुत अच्छी लेखिका हैं, नो डाउट उसमें, लेकिन होम मेकर को लेके लोगों को अक्सर लगता है कि एक महिला सिर्फ जी एक गृहिणी हो सकती है। होम मेकर शब्द उपयोग करना एक बहुत अलग बात होती है। लोग मायने समझते नहीं शब्द के। आज आपके साथ भी होम मेकर शब्द जुड़ा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को बताएं कि होम मेकर जी बहुत बड़ा शब्द होता है। सिर्फ
एक पुरुष ही अपने परिवार को नहीं चला सकता है, महिला भी ज़रूरी होती है क्योंकि वो होम मेकर होती है, और ये आज आपके शब्दों में हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल। वैसे मैंने बीच में जॉब भी किया, जी। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी थी, उन परिस्थितियों से अपने आप को निकालने के लिए मैंने करीब 5 साल जॉब किया। अच्छा। प्राइवेट स्कूल में मैंने जॉब किया, लेकिन फिर कुछ मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होने की वजह से मैंने उस जॉब्स को क्विट कर दिया 2018 में। अच्छा। और मैं गृहिणी के लिए हाउसवाइफ शब्द को उचित नहीं मानती हूँ, वो हाउस की वाइफ थोड़ी ना है, जी। इसलिए मैं होम मेकर को सही शब्द मानती हूँ, घर को बनाने वाली। जी। और घर बनता है सिर्फ स्त्री से। जी। और स्त्री कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ घर में बंद करके ही उस घर को बनाया जा सकता है। आप अपने अंदर की प्रतिभा को निखार कर, अपने शौक़ को जिंदा रख कर भी आप उस घर को संवार सकते हैं। बल्कि जब आप इस तरह से कार्य करते हैं तो आप और ज़्यादा उत्साहित होकर के और नई ऊर्जा के साथ में उस घर के काम को भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर लगातार ऊर्जा का संचार होता रहता है। बिल्कुल सही बात कही आपने जी। तो आपने सुना दोस्तों, आज विनीता जी ने कितनी अच्छी बात बताई है, बहुत ही सारी बातें उन्होंने बताई है। सबसे बड़ी बात तो ये, उन्होंने कभी हार नहीं मानी किसी भी तरह का स्ट्रेस। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर वर्किंग हैं, आप घर में भी काम कर रही हैं तो ही स्ट्रेस होता है। कई बार हमारे जीवन में कई तरह की विपरीत परिस्थितियां आती हैं, उन सभी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी खुद को संभाले रखना और जीवन में आगे बढ़ना, यही एक सकारात्मक सोच है। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि हमें समझना चाहिए, हमें अपनी अंतरात्मा की बात सुननी चाहिए। एक बार अगर हम अपनी अंतरात्मा की बात सुने तो हमें अपने शिखर तक, अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आप उनके शब्दों में ढली रचनाओं को जब सुनेंगे, जैसा उन्होंने हमें कुछ कविताएं सुनाई भी, तो कितनी प्रेरणात्मक कविताएं हैं उनकी, कितना जीवन उनका प्रेरणा से भरपूर। आज उन्होंने होम मेकर की एक प्रॉपर डेफिनेशन जो हमें बताई है, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। तो ये उन महिलाओं के लिए जो थक जाती हैं, हार जाती हैं, आगे नहीं बढ़ पाती हैं, तो आप समझिए और विनीता जी से जुड़िए, कोशिश कीजिए जीवन में आगे बढ़ने की, और देखते रहिए हकीकत के पन्नों से।